गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह आटिया और आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 5 को जो कि क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, उसको प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था। ठीक है, और वहाँ पर हमने कोशिका के बारे में जाना कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, और उसकी संरचना और उसके भागों के वर्णन के अंदर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसका थर्ड जो पार्ट है यानी कोशिकांगों के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको आवश्यक रूप से देखिए, तभी आप इस पार्ट से कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें थ्योरेटिकली ज़रूरी थी हमारे लिए, वो सारी चीज़ें बोर्ड पर हमने नोट कर रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोशिकांग क्या होते हैं। कोशिकाओं के अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। ठीक है, कोशिका को बनाने वाले जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम कोशिकांग बोलते हैं यानी कि कोशिका के अंग क्या होते हैं? कोशिकांग। ठीक है, तो चलिए कोशिकांग के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जो कुछ विशिष्ट कार्यों को परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई नए पदार्थ का निर्माण करना है तो वो करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना है तो वो करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। ये चीज़ आपको समझ में आई और ये चीज़ हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ करके छोड़ी भी थी। ठीक है, तो चलिए आज हम उन सभी कोशिकांगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रवी जो अंतर्द्रवी जालिका होती है उसके बारे में जाना होगा, सुना होगा। ठीक है, लवक होते हैं उनके बारे में जाना होगा, तारक काय भी होता है। ठीक है, वो सारे के सारे कोशिकांग जो हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर, उनके वर्क फंक्शन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कोशिकांग है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जनरल सी एक हमारी कोशिका बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर एक कोशिका बना लेते हैं। ठीक है, ये ना तो मैंने कोई पादप कोशिका बनाई है ना मैंने कोई जंतु कोशिका बनाई, मैंने जनरली ये कोशिका बना ली। ठीक है, और केंद्रक के बारे में हम पढ़ चुके थे, यहाँ पर कहीं केंद्रक होता है। ठीक है, तो केंद्रक को हम नोटिस नहीं करेंगे। ठीक है, केंद्रक को इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि केंद्रक के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की मैंने कोशिका ले ली। ठीक है, और इस कोशिका में हम माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक बाहरी आवरण होता है और उसके बाद एक आंतरिक आवरण होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसको हम छोटा करके दिखाते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई? ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है। हमने देखा एक इसकी बाह्य झिल्ली का है और एक इसकी आंतरिक झिल्ली है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक बाहरी आवरण नहीं है, दो आवरण है। ठीक है, उनसे बनकर के एक पतली सी लेयर बनती है। ठीक है, जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित है, बाहरी झिल्ली छोटी छोटी छिद्रनुमा है और आंतरिक झिल्ली अधिक वलित होती है। अधिक वलित देखो कितने इसमें कर्वेचर है, यानी बहुत सारे बिल्कुल वलित फॉर्म में है, ये कर्व्ड फॉर्म में है। ठीक है, बिल्कुल सपाट नहीं है, या तो ऐसी होती, ठीक है, या तो आंतरिक वलय बिल्कुल इस टाइप से होती, बिल्कुल सपाट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत वलित है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो हमने लिखा कोशिका के अंदर हमने दिखाया किसको? ये वाला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं आप इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है वो देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी से भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ से यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, यानी कि पूरे शरीर को एक्चुअल में ऊर्जा फॉर्म कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो क्या होता है जनरली, जैसे मान लो ये हमारी कोई ब्लड वेसल आ रही है। ठीक है, कोई रुधिर वाहिनी आ रही है, इसके साथ भोजन के अंश भी लाए जाएंगे और इसी के साथ
ऑक्सीजन लाई जाएगी, मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाकर के दोनों के दोनों चीज़ें ऑक्सीजन और भोजन कोशिका में जाएंगे, ठीक है। और इस भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो वहाँ से ऊर्जा विमुक्त होगी, ठीक है। और जैसे ही ऊर्जा विमुक्त होगी तो वो कहाँ से होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से होगी। और ये जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के रूप में मुक्त होती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी लाइसोसोम की। इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंदर, जिसको लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम होता क्या है, देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम नाम के स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन का काम करते हैं, ठीक है। जो कि कोशिका में मृत कोशिकांगों, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग मर चुके हैं उनको, और कोशिका का जीवन काल पूरा होने पर संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर डालते हैं। अतः ये कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से कोशिका के अंदर से कोई पार्ट खराब हो गया का मतलब मर गया, ठीक है। तो ये इसका पाचन कर देगी और इसको ख़त्म कर देगी, ठीक है, ताकि वो बाकी कामों में अवरोध उत्पन्न न करे, ठीक है। और जब ये कोशिका खुद स्वयं मर जाएगी, तो इस कोशिका का भी ये क्या कर देगी, पाचन कर देगी, ठीक है। और इसका क्या कर देगी, पाचन करके इसको ख़त्म कर देगी। इसलिए इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, कि स्वयं खुद का ही पाचन कर जाती है, ठीक है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लें कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ये क्योंकि ये जीवन काल जैसी कोशिका का पूरा हो जाता है तो संपूर्ण कोशिका का खुद ही पाचन कर डालती है, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा लवक, यानी कि प्लास्टिड, ठीक है। जो लवक होते हैं ना, इसके अंदर कुछ लवक पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ आकृतियाँ पाई जाती है जिनको लवक बोला जाता है, ठीक है। जो लवक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, वो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो रंगहीन होते हैं और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो रंगीन होते हैं, ठीक है। इसी में आता है जैसे हमारा हरित लवक हुआ, जो कि पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जो कि उनके हरे होने का, यानी हरे रंग के होने का कारण बनता है, ठीक है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि हमारा जो लवक है या प्लास्टिड है वो क्रोमोप्लास्ट और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या काम करते हैं और क्यों यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा लवक था, ठीक है, यानी जो प्लास्टिड था, ठीक है, वो दो तरह का होता है, ठीक है। पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को हमने देखा कि ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, रंगीन होता है, ठीक है। और जो कलरफुल होता है ना, कलर को एक्चुअल में वर्ण भी बोला जाता है, रंग को वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। कलर को वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना क्रोमोप्लास्ट होता है, उसे वर्णी लवक कहा जाता है, उसे वर्णी लवक, आपकी बुक में ये वर्ड भी यूज़ किया गया है, वर्णी लवक, ठीक है। और जो रंगहीन होगा उसमें कोई भी वर्ण नहीं होगा, ठीक है, तो उसे अवर्णी लवक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के लिए ये कुछ दो वर्ड्स भी काम में लिए गए। अब देख लेते हैं क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, यानी उसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी क्या होता है, अपना डीएनए और अपना आरएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने देखा था कि अपना डीएनए और अपना आरएनए उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम इतना सही है कि इसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि वगैरह ये सब चीज़ें संचित होती हैं, ठीक है। लवक इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है।
कोशिका के अंदर कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलिए लवक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने इसके दोनों प्रकार भी देख लिए, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और ये आपने देखा कि हरित लवक जो होता है वो पत्तियों में हरे रंग का कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, तो कोशिका में कोशिका की शेप बनी रहे, ठीक है, इसके लिए इसके अंदर इस तरह से जालियाँ पाई जाती हैं, इस तरह से इसके अंदर जालियाँ पाई जाती हैं जो कि इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इस तरह से जालिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जालनुमा एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं, यह संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैली झिल्ली नुमा संरचना होती है। ठीक है, जो कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां जो है ना वो मिलकर के एक कंकाल बनाती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को शेप्ड रखने में मदद करती है। वैसे ही कोशिका का कंकाल कौन बनाती है? ये अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, या इनको अंतःद्रवी जालिका भी कहते हैं, जो कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। और ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी चिकनी। ठीक है, जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होगी ये स्टेरॉइड का संश्लेषण करेंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि ये चिकनी होती है, इनकी सरफेस कैसी होती है? चिकनी टाइप की होती है, इसलिए ये स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है। लेकिन जो खुरदरी प्रद्रवी जालिका होती है, खुरदरी है इसका मतलब खुरदरी होगी, इसके ऊपर छोटे छोटे कण चिपके होंगे। ठीक है, छोटे छोटे कण चिपके होंगे। ठीक है, और उन कणों को, जो कण इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं उनको राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको राइबोसोम कहा जाता है। खुरदरी होती है क्योंकि उस पर छोटे छोटे कण चिपके होते हैं, उनको राइबोसोम कहा जाता है। और इस खुद जालिका को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। राइबोसोम कहते हैं और यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो खुरदरी जालिकाएं होती हैं उस पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब लास्ट हमारा जो कोशिकांग बचता है उसको हम कहते हैं गोल्जिकाएं। इसको हम कहते हैं गोल्जिकाएं। ये जंतु कोशिकाओं में सुविकसित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये क्या होता है? अल्प विकसित होता है। और अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ जो होते हैं वो गोल्जिकाएं में पैक कर दिए जाते हैं और कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। यानी कि यहाँ से जो भी चीज़ें बनेगी, जो भी पदार्थ बनेंगे उनको एक थैली में पैक किया जाएगा और ये कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। इनमें उन पदार्थों को पैक किया जाएगा और उनको कोशिका से बाहर या फिर कोशिका के अंदर, मतलब उनका परिवहन किस में किया जाता है? इन गोल्जिकाएं में पैक करके किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोल्जिकाएं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण हमारे कोशिकांग थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या लवक होते हैं, क्या अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं और गोल्जिकाएं, जो कि बहुत अच्छा है, कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे इसमें पदार्थों को पैक करके कोशिका के अंदर से बाहर भेजा जाता है या बाहर से अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि जो जंतु कोशिका होती है और जो पादप कोशिका होती है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, किन मायनों में जंतु कोशिका पादप कोशिका से डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो अब हम सीखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आपके सामने एक जंतु कोशिका का चित्र बनाया हुआ है और आपके सामने एक पादप कोशिका का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेनली हमने कुछ 5 बिंदु यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, जिनसे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि एक्चुअल में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपने देखा जंतु कोशिका कुछ इस टाइप से होती है और पादप कोशिका कुछ उस टाइप से होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों उपस्थित होती हैं। देखिए यहाँ पर ओनली कोशिका झिल्ली है, सिर्फ एक ही आवरण है। लेकिन यहाँ पर जब हमने आवरण पढ़ा था, कोशिका आवरण, तो वहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि एक कोशिका भित्ति और होती है और एक कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया।
अब नेक्स्ट बात आती है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो जंतु कोशिका में तो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, कोशिका के मध्य में पाया जाता है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है ना, उसमें एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, यानी एकदम खाली स्पेस होता है, एक रिक्तिका होती है, ठीक है। इस रिक्तिका के कारण, क्योंकि एक बहुत बड़ी सी रिक्तिका होती है बीच में, ठीक है, जिसके कारण ये केंद्रक बीच में ना होकर के साइड में होता है, ठीक है। तो हमने लिखा कि बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित नहीं होता, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होता है दोनों में। तीसरा डिफरेंस कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है ना, वो गोलाकार होता है, ठीक है, बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल गोल होता है इस टाइप से, ठीक है। लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है ना, वो अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक है, एग शेप्ड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ हमने देखा, अभी हम जब लवक और प्लास्टिड पढ़ रहे थे, वर्णी लवक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि हरित लवक होता है, ठीक है। तो वो जो हरित लवक होता है ना, वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन वो पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ कि हरित लवक जो है वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में वो अनुपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा चौथा डिफरेंस था जो कि हमें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी जब हमने गोल्जिकाएं पढ़ा, ठीक है, लास्ट स्लाइड के अंदर, तो हमने देखा कि गोल्जिकाएं जो है वो जंतु कोशिका में तो पूर्णतः विकसित होता है, लेकिन गोल्जिकाएं इसके अंदर अल्प विकसित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें डिफरेंस समझ में आ गई। और चीज़ें हम दिखाना चाहिए, जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसके अंदर जो गोल्जिकाएं होती हैं वो अल्प विकसित होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर गोल्जिकाएं बढ़िया से विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने देखा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर बात करें इसके अंदर रिक्तिकाएं, तो इसके अंदर देखिए छोटी छोटी बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी एक ही रिक्तिका होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका चैप्टर वैसे जीवन की मौलिक इकाई नाम से चैप्टर है, लेकिन बेसिकली ये कोशिका पर बेस्ड है, तो अब इसको कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये जो चैप्टर था ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।